हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारी थर्मोडायनेमिक्स की क्लास। कल हमने जितना भी पढ़ा उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता दे। बीएससी पार्ट 2 थर्मोडायनेमिक्स। यूनिट चल रही है हमारी सेकेंड, यूनिट 2। ऑलमोस्ट हाफ हो गई है आपकी यूनिट, बस एक आध और लेक्चर थर्मो के हैं। उसके बाद आपकी इस यूनिट से स्टैटिकल स्टार्ट हो जाएगी, स्टैटिकल फिजिक्स, सांख्यिकी, भौतिकी, ठीक है ना। उसके बाद हम वही पढ़ेंगे और बाकी नेक्स्ट 2 यूनिट में भी हमारी स्टैटिक्स ही चलेगी और बस उसके बाद हमारा थर्मोडायनेमिक्स का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। हाँ, तो अभी हम इस सेकेंड यूनिट में क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे थे न्यून तापों का उत्पादन। न्यून तापों का उत्पादन आपकी यूनिट का नाम है, ये न्यून तापों का उत्पादन। और हमने देखा कि इस पूरे यूनिट में हमने कितने सारे ही अलग अलग मेथड पढ़े, अलग अलग प्रायोगिक विधियां पढ़ी, जिनमें कि हमने ये देखा कि न्यून तापों का उत्पादन किस प्रकार किया जा सकता है। किनके न्यून तापों का? गैस के, ठीक है ना, कि गैसों को कितने न्यून ताप तक हम शीतलन करें या गैसों को कितना उसका ताप हम कम कर सके, जिससे कि गैसों का चाहे हमें प्रसार करना पड़े चाहे किसी और तरीके से, लेकिन हम उसका टेम्परेचर बिल्कुल कम करके और उसे हम द्रवित करना चाहें कि गैस को हम बिल्कुल द्रवित कर ले या द्रवित से भी कम हो तो हम उसे बिल्कुल ठोस में परिवर्तित कर दें, मतलब गैस को जमाने जितना कम टेम्परेचर हम चाहते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने कई प्रकार की विधियां पढ़ी, जिसमें एक दो आपकी काफी इंपॉर्टेंट भी थी, मैं आपको साथ के साथ आपको बताया है, मैंने क्वेश्चंस भी हमने किए, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था जूल थॉमसन का इफेक्ट पढ़ा था। जूल थॉमसन गुणांक इसमें हमारे पास म्यू टी एच आया था, ठीक है ना, या म्यू जे के जिसको हम बोलते हैं, तो वो हमारा जूल थॉमसन का प्रयोग था। उसके द्वारा लगभग हमने गैसों का तापमान कितना कम किया, 0.8 केल्विन तक हमें तापमान मिला गैसों का, 0.8 केल्विन तक मिला। लेकिन उसके बाद में सिर्फ उतने से काम चला नहीं, और भी ज्यादा कम करने की जरूरत थी टेम्परेचर। तो उसके बाद में कुछ और भी अन्य प्रायोगिक विधियां की गई, ठीक है, जिनमें हमने कुछ एक दो देखे, जैसे लिंडे का वायु द्रवनित्र हमने पढ़ा, चाहे ड्यूअर फ्लास्क का देखा हमने, ड्यूअर का हाइड्रोजन का देखा हमने, ठीक है ना। तो ये कई विधियां ऐसी थी कि जिनके द्वारा और भी ठीक है थोड़ा बहुत कम किया जा सका, लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल भी नहीं रही, एक ठीक ठाक सा टेम्परेचर उन्होंने दिया हमें, ठीक है। उसके बाद में कल जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रुद्धोष्म विचुंबकन वाला शीतलन, रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन, ठीक है ना। ये मेथड कल भी मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। और इसके द्वारा गैसों में बहुत ही कमाल के गुण आए, जो साइंटिस्ट ने देखा वो मतलब जितना चाहते थे उतना कम तक उनका टेम्परेचर उन्हें मिला गैसों का, उतना कम टेम्परेचर हुआ कि इससे हमने लगभग 0.003 केल्विन तक टेम्परेचर हमें गैसों का मिला, बहुत कम टेम्परेचर तक हमें मिला, ठीक है ना। और इसमें हमने किया क्या कि कोई भी हमने पदार्थ लिया, कोई अनुचुंबकित पदार्थ, जिसमें पहले तो हमने क्या किया, उसके चुंबकीय क्षेत्र लगा करके और उसमें चुंबकीय गुणों को डेवलप किया सबसे पहले, और उसके बाद में रुद्धोष्म करके उस पूरी प्रक्रिया को रुद्धोष्म बना करके, और उसके बाद हमने क्या किया, उस चुंबकीय क्षेत्र को हटा दिया, ठीक है। हटाया क्यों, अचानक से हमने हटाया ताकि वो पदार्थ कैसा हो जाए, विचुंबकित करने के लिए हमने वो चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया। और विचुंबकन के लिए क्या करेंगे, सारे पदार्थ जो थे, जो पदार्थ के जो भी परमाणु थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, अणु थे, जो भी थे, वो सब क्या करेंगे कि विचुंबकन करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य में वो अपनी आंतरिक ऊर्जा का प्रयोग करते, और आंतरिक ऊर्जा में कमी हो जाने के कारण उनका जो कुल ताप था उस ताप में कमी आ गई थी, ठीक है। और उसकी वजह से गैसों का शीतलन होता है। तो अगर हमने प्रारंभिक टेम्परेचर अगर T1 लिया था और लास्ट में हमें टेम्परेचर मिला T2, तो T2 का मान इस T1 से बहुत ज्यादा कम था, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कम, क्योंकि हमें शीतलन होता है गैसों का, ठीक है। तो कोई आपसे पूछ ले कि गैसों में कितना टेम्परेचर में कम हुआ, तो T2 माइनस T1 के बराबर, सॉरी T1 माइनस T2 के बराबर, तो इसमें क्या शीतलन हुआ, और T2 का मान हम एक फॉर्मूला हमने कल लास्ट में डिराइव किया था, उस फॉर्मूले से हम T2 का मान निकाल सकते हैं। क्लियर है, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? कल आप सबने क्लास ले ली होगी आई होप,
और सबको समझ में आ भी गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। हमने डेरिवेशन की, ये पूरी लंबी डेरिवेशन थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग भी। एग्जाम में आपके अच्छे खासे मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा पूरा कि रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन की प्रक्रिया को सचित्र वर्णन कीजिए या सचित्र समझाइए। ठीक है, ऐसा भी दे सकता है कि एक तो ये क्वेश्चन दे दे, जैसे आपके क्वेश्चन में आते हैं ना, इंटरनल चॉइस भी आती है, आप लोगों को पता हो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में जैसे फर्स्ट नंबर पे तो आपको ये दे दिया रुद्धोष्म विचुंबकन शीतलन का पूरा सचित्र वर्णन, मान लो ज्यादा मार्क्स में दे दिया 5 नंबर कुछ का एक क्वेश्चन दे दिया, और सेकेंड नंबर पे आपको क्या दे दिया, इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल दे दिया 2 नंबर का, चाहे जितना का भी होता हो 1 नंबर का जैसे भी। ठीक है ना, तो इस तरीके से कई बार देते हैं कि पूरा बड़ा टॉपिक और लास्ट में फॉर्मूला आएगा, तो उसमें बेस्ट न्यूमेरिकल बिल्कुल छोटा सा होता है, आपके पास फॉर्मूला ऑलरेडी आप निकाल चुके होते हो, तो आपको अलग से रिमाइंड करने की जरूरत नहीं होती, बस वैल्यूज उसमें डाल करके न्यूमेरिकल करो। इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं आपको इस पे बेस्ड 1-2 न्यूमेरिकल्स जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो करवाऊंगी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई एग्जाम में किस अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं। बहुत इजी से आते हैं, बस इनमें हमें वैल्यूज डालना होता है और कुछ भी नहीं। क्लियर? जो स्टूडेंट क्लास अगर अभी जिन्होंने पहले की क्लासेस नहीं ली है तो वो स्टूडेंट पहले की क्लासेस लीजिए, समझिए क्या टॉपिक चल रहा है हमारा, उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत ही अच्छे नोट्स करवाए गए हैं, पूरा नोट्स लिखवाए हैं आपको, एज वेल एज डायग्राम्स बनवाए गए हैं, और उसके साथ साथ आपको हर टॉपिक के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल्स भी करवा दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अदर इन मटेरियल के अलावा अदर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप तो इतना भी पूरा पढ़ लो ना जितना यहाँ करवाया जा रहा है, बहुत सफिशियंट है, बहुत सफिशियंट है। ठीक है ना, इसलिए हाँ, तो हम आज कुछ पहले तो 1-2 कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। देखो हमारे पास कल लास्ट में T2 का मान क्या आया था, T2 बराबर T1 1 माइनस A/CB बताया था। ए और CB दोनों ये क्या होते हैं, कांस्टेंट मान होते हैं जिसकी वैल्यू चाहा था कि आपको एग्जाम में गिवन ही होगी। ठीक है ना, और B/T1 इसका स्क्वायर और इस पूरे की पावर 1/2, ये हमारे पास आया था शीतलन के बाद में जो गैस का टेम्परेचर है T2 वो आया था। क्लियर है? अब देखो इस पे आपके क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, तो नोटबुक आप सब निकालिए अपनी अपनी और 1-2 क्वेश्चन लिखो, आप लोग खुद भी ट्राई करके देखो, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता वो फिर यहाँ से देखना कि क्या मिस्टेक कर रहे हो आप। ठीक है, देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये आपके 2010 में आया हुआ है आरयू में, आरयू में 2010 में। मैं आपको ईयर वाइज भी बता देती हूँ कि ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि लगभग कितने साल कोई क्वेश्चन आया हुआ है, कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है ना, तो आपको ताकि कुछ भी ऐसे कंफ्यूजन ना रहे। क्वेश्चन लिखो, अनुचुंबकीय लवण में रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा उत्पन्न रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा उत्पन्न शीतलन, शीतलन ठीक है ना, शीतलन की गणना कीजिए। अनुचुंबकीय लवण में रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा उत्पन्न शीतलन की गणना कीजिए जब जब 3 केल्विन प्रारंभिक ताप के अनुचुंबकीय
लवण पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है पता है आप लोगों को? पढ़ा होगा ना 11th 12th में भी, अभी भी फर्स्ट ईयर में हमेशा ही पढ़ते हो। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। टेस्ला, जिसे हम शॉर्ट में टी से प्रदर्शित करते हैं। टी मतलब टेस्ला। टेस्ला मतलब जो साइंटिस्ट जिन्होंने चुंबकीय क्षेत्र की खोज की थी उनके नाम पर ही इस यूनिट का नाम रखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लवण पर चुंबकीय क्षेत्र कितना कर रहे हैं? 1 टेस्ला से घटाकर, ये 1 टेस्ला, ठीक है ना, यूनिट है इसका। 1 टेस्ला से घटाकर 0 कर दिया जाता है। एक टेस्ला से घटाकर 0 कर दिया जाता है। लवण क्यूरी के नियम का पालन करता है तथा क्यूरी नियतांक का मान हमें क्या दे रखा है? क्यूरी नियतांक हमारा कौन सा है? ये कांस्टेंट ए हमने माना था ना, ए का मान कांस्टेंट के बराबर माना था, ठीक है ना। तो क्यूरी नियतांक ए बराबर हमें दे रखा है 600 जूल केल्विन, 600 जूल इंटू केल्विन पर किलोग्राम इंटू टेस्ला स्क्वायर। ए का यूनिट दिया गया है आपको, ठीक है ना। ए कांस्टेंट को आपने किसके बराबर माना था? उस कांस्टेंट के अकॉर्डिंग आपको यूनिट निकालना तो आता होगा ना, यूनिट निकालना आता होगा ना। सी अपॉन म्यू नॉट इंटू डी के बराबर अपन ने ए का मान लिया था, यहाँ पे म्यू नॉट क्या था? चुंबकनशीलता था। ए क्या था? क्यूरी नियतांक था, ठीक है ना। तो वहां से हमें यूनिट मिलता है जूल इंटू केल्विन पर किलोग्राम इंटू टेस्ला स्क्वायर। ध्यान भी रखना है आप लोगों को, वैसे तो गिवन आती है वैल्यू, लेकिन थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखा करो, ठीक है। तथा और क्या दे रखा है हमें? स्थिर चुंबकीय क्षेत्र पर क्षेत्र बी पर सीबी जो था, सीबी क्या थी हमारी? विशिष्ट ऊष्मा थी जब बी का मान नियत हो, ठीक है ना। तो विशिष्ट ऊष्मा सीबी बराबर हमें कितनी दे रखी है? अच्छा यहाँ लिख लो विशिष्ट ऊष्मा सीबी बराबर 420 जूल पर केजी इंटू केल्विन। ये है आपका क्वेश्चन। अब देखो, देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा सा लगता है कि ये हम दूर से देख करके डर जाते हैं कि पता नहीं इतना सारा क्या क्या पूछ रखा है, लेकिन एक्चुअल में कोई भी क्वेश्चन कितना भी बड़ा लगे आपको एग्जाम में, ऐसे नहीं पहले ही उसको छोड़ दो, आप पढ़ो जितना। इनफैक्ट आप ये चीज देखना कि न्यूमेरिकल्स तो आपको जितने बड़े लगेंगे ना देखने में, वो एक्चुअल में उतने ही ज्यादा सिंपल होते हैं। क्यों? उनमें बस लैंग्वेज बनाई हुई होती है फालतू की, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। हाँ, कोई एक छोटी सी एक लाइन में दे दिया ना न्यूमेरिकल, वो जरूर टफ होगा, क्योंकि उसमें आपको कोई वैल्यू गिवन नहीं होगी, आपको सब खुद ही कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तो आपको क्या दे रखा है? अनुचुंबकीय लवण में रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा उत्पन्न शीतलन की गणना करनी है, ठीक है, कि शीतलन कितना हो रहा है उसमें हमें गणना क्या करनी है। मतलब हम T2 निकाल लें और T2 माइनस T1 माइनस T2 करके देख लें कि टेम्परेचर में हमारा शीतलन कितना हो रहा है। क्या निकालना है हमें? कि शीतलन कितना हुआ, मतलब कि टेम्परेचर कितना ठंडा हुआ है। तो हमें प्रारंभिक ताप दे रखा है 3 केल्विन। अगर हम इस अंतिम ताप की गणना कर लें T2 की इस फॉर्मूले से, और हम T1 माइनस T2 करके देख ले, प्रारंभिक ताप इतना था, अंतिम ताप इतना है,
तो उन दोनों के में जितना अंतर आया उतना ही तो शीतलन हुआ है गैस का, ठीक है ना। तो वो आ जाएगा हमारे पास। तो हमें बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, जिसके लिए हमें 3 केल्विन प्रारंभिक ताप है, T1 का मान दे रखा है कि अनुचुंबकीय लवण पर चुंबकीय क्षेत्र 1 टेस्ला से घटाकर 0 कर दिया जाता है। तो ये हमें B का मान दे दिया है 1 टेस्ला से घटा करके, और अंत में हमने 0 किया है ये विचुंबकन के लिए। तो ये भी क्लियर हो गया कि विचुंबकन वाला ही क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। और क्यूरी नियम का पालन कर रहे हैं, इसलिए क्यूरी नियतांक A का मान आपको दे रखा है और CB का मान एज इट इज दे रखा है। तो सारी वैल्यूज तो हो गई। अब बस इन सबको आप पुट करो यहाँ पे और सॉल्व करके देखो आपको आ रहा है सॉल्व करना। करो सब लोग। देखो मैंने पहले भी बताया था, आप लोग खुद भी करते रहो। जिनको नहीं आ रहा है वो इधर भी देख सकते हैं। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करने में गिवन वैल्यूज लिखा करो। गिवन मतलब दिया हुआ है, हिंदी में लिखो तो दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या क्या मान आपको दे रखा है, देखो T1 आपको दे रखा है 3 केल्विन, A आपको दे रखा है 600 जूल इंटू केल्विन पर किलोग्राम इंटू टेस्ला स्क्वायर। CB का मान दे रखा है आपको 420 जूल पर केजी इंटू केल्विन। और क्या दे रखा है आपको, चुंबकीय क्षेत्र B का मान दे रखा है आपको 1 टेस्ला। B बराबर दे रखा है आपको 1 टेस्ला। इसमें सारे मान पुट करो और सॉल्व करके देखो। क्वेश्चन नोट कर लो सब लोग ताकि मैं इसे मिटा दूं। इसके बाद का है ऊपर, ठीक है ना। इसके बाद का ऊपर करेंगे। क्या पहले तो फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला लिख दिया हमने। क्या जानते हो आप कि T2 का मान इतना है, ठीक है। तो T2 बराबर T1, T1 कितना 3, 1 माइनस A का मान कितना है 600 अपॉन CB का मान 420 इंटू में B का स्क्वायर, B कितना है 1 टेस्ला, 1 का स्क्वायर और बटे में T1 का स्क्वायर, T1 कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। क्लियर है। इस पूरे की पावर 1/2। अब इसको आप लोग खुद सॉल्व करके देखो क्या मान आता है, ठीक है। बस सारी वैल्यूज आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक में से माइनस करके देख लो कितना मान आता है। तो ये T2 का मान आप लोग पूरा सॉल्व करना, डायरेक्ट मत लिखना। T2 का मान आएगा लगभग 2.75 केल्विन। सॉल्व कर लेना बच्चों, क्योंकि आपको एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। आर्यू वगैरह में आपके अभी ESC के लेवल पे कैलकुलेटर इसमें प्रोवाइड नहीं होगा, इसलिए इस कैलकुलेशन को करके देखना ताकि बाद में करने में इजी रहे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या मान आ गया T2 का। हमसे तो क्या पूछा था, शीतलन कितना हुआ। तो शीतलन कितना होगा कि भाई हम ये बोले कि पहले जितना टेम्परेचर था और बाद में कितना टेम्परेचर रह गया, उन दोनों का गैप जितना हुआ है उतना ही ठंडा हुआ होगा, उतना ही शीतलन हुआ है। तो T1 माइनस T2 बराबर में 3 माइनस 2.75 केल्विन। ये हो जाएगा आपका आंसर। 3 माइनस 2.75 कर लो, कितना मान आएगा 3 माइनस 0.75 मतलब 0.25 केल्विन। इतना शीतलन हुआ है, गैस का टेम्परेचर मतलब 0.25 केल्विन कम हुआ है पहले के कंपेरेटिवली, ठीक है। चलिए नोट, नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप लोग, इसकी कैलकुलेशन करना पूरी।
आरयू में 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्या है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज है। एक अनुचुंबकीय पदार्थ का प्रारंभिक ताप कितना दे रखा है आपको, 2 केल्विन है। प्रारंभिक ताप दे दिया हमें पदार्थ का, ठीक है। रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा, ये क्लियर दे देंगे आपको कौन सा मेथड है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा इसका ताप इसका ताप 1 केल्विन कम करने के लिए, इसका ताप 1 केल्विन कम करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। अब यहाँ आपसे उल्टा क्या पूछ लिया है, आपको ये तो दे दिया है, अब इन्होंने उल्टा गेम खेला। इन्होंने क्या किया, आपको ये दे दिया है कि टेम्परेचर में कमी कितनी हुई, पहले आपसे शीतलन पूछ लिया था बाकी सारी चीजें दे करके, अब आपको बाकी सब चीजें दे दी और आपको ये भी बता दिया कि शीतलन भी हमने इतना किया है, पहले 2 केल्विन था और इसका ताप हमने 1 केल्विन कम किया, मतलब कि T2 कितना रहा होगा, T1। क्लियर है, T1 हमें क्या दे रखा है, 2 केल्विन के बराबर दे रखा है, और दिया है कि इसका ताप 1 केल्विन कम किया, मतलब 1 केल्विन का शीतलन उसमें कर दिया। तो अब लास्ट टेम्परेचर हमारे पास कितना रह गया होगा, 2 - 1, मतलब 1 केल्विन रह गया होगा। क्लियर है। उसके बाद आपको दे दिया है कि इतना करने के लिए लेकिन चुंबकीय क्षेत्र कितना लगाया होगा, इसकी गणना करनी है, ठीक है। फिर से देख लो कि आपको यहाँ पे कैलकुलेट तो चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है। प्रारंभिक ताप क्लियर दे रखा है 2 केल्विन। यहाँ इन्होंने लैंग्वेज चेंज की है कि रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा इसका ताप 1 केल्विन कम करने के लिए, 1 केल्विन कम करना मतलब क्या, कि प्रारंभिक ताप T1 आपको दे रखा है 2 केल्विन, उसमें शीतलन कितने का किया गया, 1 केल्विन का। तो आपके पास T2 फाइनल टेम्परेचर मतलब कितना रहा होगा, कि जब ये शीतलन 1 केल्विन है, 2 - 1 करोगे तभी तो 1 रहेगा ना, इसका मतलब T2 कितना रहा होगा हमारे पास, 1 केल्विन रहा होगा, 1 केल्विन आया होगा अंतिम ताप। तभी तो हम बोल सकते हैं कि प्रारंभिक ताप 2 केल्विन का था, अंतिम ताप 1 केल्विन का, मतलब शीतलन कितने का हुआ, 1 केल्विन का हुआ। अभी जैसे हमने लास्ट में शीतलन निकाला ना कि प्रारंभिक ताप 3 केल्विन और T2 हमने कैलकुलेट किया तो 2.75 आया, तो हमने शीतलन कितने का बताया, इन दोनों के माइनस के बराबर, 0.25 के बराबर। तो यहाँ आपको ये दे रखा है इन्होंने कि उल्टा आपको ये दे दिया है कि शीतलन इतने का हुआ है, मतलब ये वैल्यू आपको गिवन है कि शीतलन 1 केल्विन का हुआ है, तो T2 आपको खुद को यहाँ कॉमन सेंस से निकालना है। T2 कोई कैलकुलेट नहीं करना, आपको कॉमन सेंस से बताना है कि इसका ताप 1 केल्विन कम कर दिया, मतलब शीतलन आपको दे दिया गया है। तो जो प्रारंभिक ताप में से शीतलन कितने बता दिया, तो हम देख सकते हैं अंतिम ताप कितना रहा होगा, तो अंतिम ताप 1 केल्विन, ठीक है। आपको यहाँ पे फिर पूछा क्या है कि लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए, ठीक है। साथ के साथ आपको क्यूरी नियतांक कितना दे रखा है, A बराबर क्यूरी नियतांक A हमें दे रखा है 42 जूल इंटू केल्विन पर केजी इंटू क्या था, टेस्ला स्क्वायर, ठीक है। और विशिष्ट ऊष्मा सीबी का मान हमें कितना दे रखा है, सीबी हमें वही 420 दे रखा है, 420 जूल पर केजी इंटू केल्विन, 420 जूल पर केजी इंटू केल्विन। तो अब आप देख लो कि इसमें आपको क्या क्या वैल्यूज गिवन है और आपको निकालना क्या है, बी का मान निकालना है, ठीक है।
निकालो b का मान। सॉल्यूशन क्या होगा, T2 बराबर क्या होता है, T1 1 माइनस a/cb और b बटे T1 का स्क्वायर पावर 1/2। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। T2 बराबर T1 1 माइनस a/cb इंटू बी बटे में T1 का स्क्वायर पावर 1/2, ठीक है। इसको हम थोड़ा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, क्या कि T1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं मैं। अब अंदर ये पूरी की पावर क्या है, अंडर रूट में है, पावर पूरी की क्या है 1/2 है। इसका मतलब, और यहाँ से T1 बाहर लिया गया है, मतलब अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो अंदर T1 स्क्वायर होगा, तभी तो T1 स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आने पर T1 हो जाएगा, ठीक है ना। अंडर रूट के अंदर T1 स्क्वायर है तो बाहर लोगे अंडर रूट से तो मान क्या आ जाएगा आपके पास, T1 तभी आएगा ना। तो इसको हम, ये पूरा क्या है पावर 1/2 का मतलब पूरा अंडर रूट में है, इसके अंदर हम लेना चाहते हैं तो किस रूप में लेंगे, T1 स्क्वायर। तो देखो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, T1 स्क्वायर माइनस a बटे सी बी, ये ऑलरेडी क्या है b स्क्वायर बटे T1 स्क्वायर है, इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम T1 स्क्वायर, अंडर रूट खत्म, सॉरी अंडर रूट तो अभी होगा, अंडर रूट के अंदर ये पूरा मान आ गया, T1 स्क्वायर से T1 स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास मान कितना आ गया, T1 स्क्वायर माइनस a/cb इंटू में b स्क्वायर पावर 1/2, T2 बराबर, यह हमारे पास आ गया T2 का, ठीक है। अब हमें गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। प्रारंभिक ताप हमें T1 कितना दे रखा है 2 केल्विन, अंतिम ताप हमने बता दिया T2 बराबर कितना रहा होगा 2 माइनस शीतलन हो रहा है 1 का मतलब कि 1 केल्विन रहा होगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र B तो हमें बताना ही है, A बराबर हमें कितना दे रखा है 42 और B बराबर दे रखा है 420, क्लियर है। सारे मान यहाँ रख दो तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी T2 का मान तो अब हमारे पास है 1 बराबर T1 स्क्वायर, T1 कितना दे रखा है 2 का स्क्वायर 4 माइनस A का मान दे रखा है 42 अपॉन CB का 420 इंटू में B स्क्वायर, तो हमें कैलकुलेट करना ही है पावर 1/2, ठीक है। अब पावर हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्या कर दें, वर्ग कर दें दोनों का, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं मैं, इधर भी स्क्वायर कर दें तो कैंसिल, और एक का स्क्वायर एक ही होता है तो बच क्या जाएगा 1 बराबर 4 माइनस, इसको आप कैंसिल कर सकते हो, कितना बच जाएगा 1/10, 1/10 आ जाएगा 42 और 420, और ये b स्क्वायर ऑलरेडी है ही, इतना मान आ गया हमारे पास। अब यहाँ से देख लो b स्क्वायर बटे 10 बराबर कितना आ गया, b स्क्वायर बटे 10 इधर ले आओ, 4 माइनस 1 3 के बराबर, तो b स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 30, तो b बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 30 के बराबर। बस सॉल्व कर लो, अंडर रूट 30 का मान कितना होता है उतना का आपका इस पर चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, लगभग आपके पास मान आएगा 5.477 टेस्ला, 5.477 टेस्ला, ठीक है। ये एग्जैक्ट मान आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, एग्जाम में अगर आपके पास कैलकुलेटर तो नहीं होता तो कैसे अप्रोक्सीमेट मान लिखते हो आप, सही माना जाता है कैसे, जैसे हमें 30 का अंडर रूट तो फिक्स पता नहीं होता, 25 का तो हमें पता है, 25 का क्या होता है 5 होता है, ठीक है ना, 5 का होता है 25, ठीक है। और वैसे ही 6 का क्या होता है 5 के बाद 6 का होता है 36, ठीक है। अब यहाँ पे 36 से तो ये मान कम है, 36 से तो कम है 30, लेकिन 25 से ज्यादा है तो 5 और 6 के बीच का मान होगा, तो आप 5 पॉइंट में कुछ भी लिख दो तो वो मान सही माना जाएगा। ऐसे एग्जाम्स में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देखते, वो बस ये देखेंगे कि आपने 5 पॉइंट में कुछ लिखा है या नहीं, मतलब मान सही है,
ठीक है ना। तो अंडर रूट आप ऐसा नहीं कि आप अंडर रूट 30 फिक्स निकालने के लिए मेहनत करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, अप्रोक्सीमेट देखा करो कि 25 का होता है 5 और 36 का होता है 6, 5 6 रेगुलर में, इनके बीच में 5.5 का हम नॉर्मली याद तो नहीं करते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास 25 से तो ज़्यादा दे रखा है मान, लेकिन 36 से कम भी है, तो मतलब हम मान लें इसका 5 और 6 के बीच का कुछ भी ले लो आप। 5 पॉइंट, अगर यहाँ पे आप इसकी जगह 5.3 भी लिख दो ना, तो भी मान गलत नहीं होगा। वो ओनली देखेंगे कि लगभग आपका 5 टेस्ट में आ रहा है या नहीं। और यूनिट का ज़रूर ध्यान रखना, इसके नंबर कट जाते हैं, यूनिट का ध्यान रखना है। ठीक है ना, नोट कर लो। कर लिया। हाँ जी, तो ये आपके सारे जो भी हमारे प्रायोगिक जो भी टॉपिक थे, जिनमें हमने किसी न किसी प्रयोग के द्वारा किया था, ये काम तो हमारा हो गया कंप्लीट। क्लियर है। कौन कौन से मेथड पढ़ लिए आप लोगों ने, वो सारे आप ध्यान कर लो। आपने रुद्धोष्म, सॉरी, सबसे पहले आपने कौन सा पढ़ा, जूल थॉमसन का प्रसार पढ़ा, सरंध्र टाट प्रयोग जिसमें हमने पढ़ा। ठीक है ना। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, एक दो और मेथड पढ़े हमने। रुद्धोष्म प्रसार के द्वारा शीतलन पढ़ा हमने, और वायु का वो जैसे लिंडे का वायु द्रवनित्र था, ड्यूअर का हाइड्रोजन जनित्र था। ठीक है ना, इस प्रकार के दो तीन। और अभी लास्ट हमने कौन सा पढ़ा, रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन। ठीक है, तो ये आपके सारे टॉपिक समझ में आ गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आपके दो हैं, फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट आपने पढ़ा था जो जूल थॉमसन वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन, उस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, करवाए भी थे मैंने आप लोगों को, है ना। तो उसका फॉर्मूला, सारी चीजें ध्यान रखना। उसमें भी वास्तविक गैस और आदर्श गैस दोनों के लिए हमने केसेस पढ़े थे, दोनों बिल्कुल ध्यान रखना। डेरिवेशन किसी के भी पूछ लेते हैं वो। ठीक है। और दूसरा ये जो हमने रुद्धोष्म में विचुंबकन वाला कल पढ़ा था, ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बाकी वायु द्रवनित्र वगैरह उन सबको मत पढ़ना तो भी कोई बात नहीं भाई, मतलब बिल्कुल मत छोड़ना, लेकिन ठीक है नॉर्मली थोड़ा थोड़ा देख लेना, कोई नहीं, लेकिन ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है ना। अब अगला हम क्या पढ़ेंगे, हमने ये देखा कि इस पूरे में शुरू में भी हमने एक बात कही थी, आप लोगों को ध्यान हो तो, कि जब हमने कौन सा रुद्धोष्म सॉरी जूल थॉमसन का प्रसार देखा था सबसे पहले, तब हमने उसमें ये कहा था कि सारी गैसें शीतलन के प्रभाव को व्यक्त करती है, लेकिन एक तो हाइड्रोजन और एक हीलियम, ये दोनों कौन सा प्रभाव व्यक्त करती है, तापन का प्रभाव। ठीक है, तापन का प्रभाव व्यक्त करती है। उसके बाद में कल हमने जो टॉपिक पढ़ा रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन, उसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन को भी द्रवित कर दिया गया, तो इसको द्रव में बदलने में भी क्या हो गया, सफलता मिल गई, शीतलन हो गया इसका भी। अब बच क्या गया हमारे पास, हीलियम बच गया। तो हीलियम जो होता है ये बहुत ही स्पेशल केस होता है इसका, इसकी बहुत ही अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज होती है। तो ये बाकी अन्य सभी तत्वों से बहुत ही अलग प्रकार के गुण प्रदर्शित करता है। अब ये अलग प्रकार के गुण क्या आते हैं, क्यों आते हैं, ये पता नहीं क्यों, क्योंकि ये इसकी मतलब विशेषताएं ही है जो इसके अंदर अपने आप जनरेट होती है, इसकी विशेषता। ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसमें हीलियम के बारे में वो पढ़ेंगे कि भाई हीलियम में ये स्पेशल विशेषताएं क्या है। ठीक है ना। रुको, तो सबसे पहले आप टॉपिक डालो द्रव हीलियम, फर्स्ट व सेकेंड। द्रव हीलियम,
द्रव हीलियम फर्स्ट व सेकेंड, या लिक्विड हीलियम फर्स्ट एंड सेकेंड, कुछ भी आप लिख लो, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड से मतलब क्या है हमारे यहाँ पे, आप लोगों ने पहले कभी इसके बारे में कुछ पढ़ रखा है, कुछ जानते हो या नहीं द्रव हीलियम के बारे में? चलो नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, जानते हो तो अच्छा है, आप लोगों का नॉलेज थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा, और नहीं जानते तब तो यहाँ से अच्छे से पढ़ ही लो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये द्रव हीलियम का, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो प्रॉपर्टीज दिखाता है हीलियम, ये बहुत ही कम तत्वों में पाई जाती है ये प्रॉपर्टीज, या बहुत ही कम तत्व इस प्रकार की विशेषताओं को, इस प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करते हैं जैसे हीलियम प्रदर्शित करता है। क्या हुआ कि जब हीलियम का जब शीतलन किया गया, अन्य गैसों की तरह ही हीलियम को भी क्या किया, वैज्ञानिकों ने ठंडा करने का प्रयास किया। तो वैज्ञानिकों ने ये कहा कि हीलियम का क्रांतिक ताप होता है लगभग 5.2 केल्विन, 5.2 केल्विन इसका क्रांतिक ताप होता है। और हमने पहले दिन ये पढ़ा था कि शीतलन के लिए क्या जरूरी है कि उसका ताप उसके क्रांतिक ताप से कम होना चाहिए, और तापन के लिए क्या होता है कि ताप उसका क्रांतिक ताप से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने इसका शीतलन किया तो उन्होंने ये देखा कि लगभग 4.2 केल्विन तक तो इसका शीतलन हो गया, 4.2 केल्विन तक तो इसका शीतलन आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद जब वो शीतलन करने जाते हैं तो द्रव में तो हीलियम जो होता है गैस से द्रव में तो परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, द्रव में परिवर्तित ही हो गया। लेकिन उसके बाद इन्होंने इसको 0 केल्विन ताप तक इसका टेम्परेचर कम कर दिया, सामान्य दाब पर। दाब उन्होंने कैसा रखा, सामान्य दाब। देखो आपको ये पता है कि जब हम किसी की भी अवस्था परिवर्तन करते हैं, प्रावस्था परिवर्तन करते हैं, तो ताप और दाब दोनों में ही हमें कुछ न कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। हमने शुरू में वाटर का ट्रिपल पॉइंट पढ़ा था, त्रिक बिंदु पानी का, उसमें भी हमने ग्राफ किसके बीच में बनाया था, पी और टी के बीच में। तो ताप और दाब दोनों का ही बहुत ही अहम रोल होता है किसी भी पदार्थ की प्रावस्था परिवर्तन में। आप चाहे ठोस से द्रव में करो, द्रव से गैस में करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, दोनों का ही मान। तो वैज्ञानिकों ने जैसे बाकी सबका उन्होंने क्या किया, दाब में अभी तक आपने इस पूरे में कोई परिवर्तन देखा नहीं, ऐसा कोई खास परिवर्तन नहीं आया। रुद्धोष्म वाले से थोड़ा हुआ कि ताप में परिवर्तन के दाब में परिवर्तन के सापेक्ष ताप में क्या परिवर्तन होता है वहां किया गया, बाकी बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दिया गया दाब में। तो इन्होंने एक सब केसों को क्या किया, सामान्य दाब पर इन्होंने ताप को ही कम करके देखा, क्योंकि उत्पादन ही किसका करना था, न्यून ताप होगा, ठीक है। तो इन्होंने जब हीलियम को किया तो हीलियम ने क्या किया, क्रांतिक ताप से कम ताप पर आ गया, ये 4.2 केल्विन तक, कोई दिक्कत नहीं है, द्रव अवस्था में भी परिवर्तित हो गया, ठीक है। अब इसी सामान्य दाब पर ही जब ये इसको 0 केल्विन तक ले गए, लेकिन वो द्रव से ठोस में परिवर्तित नहीं हुआ, मतलब वो 0 केल्विन ताप पर भी द्रव का द्रव ही रहा। तो ये इसकी बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी थी। भाई बाकी सारी गैसें क्या होती है, बिल्कुल 0 केल्विन ताप तक जब उनको ठंडा किया जाता है तो वो क्या ठोस में बदलनी जाती है, भाई थोड़ी बर्फ में, जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड का भी देखा था ना, जैसे हम शुष्क बर्फ कहते हैं, वो भी क्या यही तो था कि लास्ट में वो ठोस में बदल गया था। लेकिन द्रव हीलियम का ऐसा नहीं हुआ, वो द्रव का द्रव ही बना रहा, ठीक है ना। तो ये किसकी स्पेशलिटी हुई, द्रव हीलियम की ही तो विशेषता हुई। भाई गैस हीलियम की विशेषता तो नहीं कह सकते ना हम, क्यों, गैस हीलियम तो द्रव में परिवर्तित हो गया, इसलिए उसमें तो विशेषता वाली बात नहीं। द्रव हीलियम की विशेषता थी कि ये जिस अवस्था में था उसी अवस्था तक बना रहा, इसने अपनी अवस्था परिवर्तित नहीं की। अगर हम इसका टेम्परेचर 0 केल्विन तक भी ले गए सामान्य ताप पर, तब तक भी इसका 4.2 केल्विन का 4.2 केल्विन ही रहा, ठीक है। तो ये मेन इसकी विशेषता थी, और भी बहुत सारी अलग अलग विशेषताएं हैं, लेकिन इसलिए ये टॉपिक हम द्रव हीलियम का ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। आप बोलोगे कि द्रव हीलियम क्यों लिखा, हीलियम के नाम पे बोल दो, हीलियम नहीं, हीलियम गैसें होती है, गैस के बेस पे हीलियम में कोई विशेषता नहीं होती, बाकी गैसों की तरह वो भी, ठीक है। क्रांतिक ताप से कम ताप करने पर शीतलन भी हुआ उसका, वो गैस से द्रव में बदल गया, उसके बाद कोई नहीं। विशेषता किसकी है, इस द्रव हीलियम की है कि इसने अपनी फेज में कोई परिवर्तन नहीं किया, इसने अपनी प्रावस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया। क्लियर है इतना, ठीक है। अब अगली बात क्या देखी इन्होंने कि उसके बाद में एक वैज्ञानिक थे कीसम, कीसम नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने भी ये बात सुनी कि अच्छा ऐसे हीलियम में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। इन्होंने भी अपना कुछ दिमाग लगाया उस पर, फिर इन्होंने ये कहा कि आप लोग सिर्फ ताप को कम कर रहे हो, ताप को आप लोग सामान्य दाब रख रहे हो। तो उन्होंने दाब का वेरिएशन करके देखा
कि हम ताप को कम करेंगे और उसके साथ साथ हम दाब में भी कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। और दाब में आप ये देखो टाइम क्यों लगता है किसी एक्सपेरिमेंट को करने में, इसीलिए क्योंकि उन्होंने हर अलग अलग टेम्परेचर के साथ दाब के मान को कम कर करके और उसके बाद उन्होंने मेजरमेंट लिए। तो आप सोच सकते हो कितना टाइम लगेगा। और उन्होंने दाब का मेजरमेंट कहाँ तक किया, 5600 एटमॉस्फेरिक, 5600 वायुमंडलीय दाब और उससे भी ज्यादा तक। मतलब एक वायुमंडलीय दाब से लेकर के उन्होंने 5600 वायुमंडलीय दाब और उससे भी आगे तक वो एक्सपेरिमेंट किया अलग अलग तापमान के लिए, ताकि वो वहां से कुछ रिजल्ट लेकर के आ सके। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि मतलब कितना हार्ड वर्क होता है इसमें, कि सारे जो हम रिजल्ट पढ़ते हैं ये कोई ऐसी किसी वैज्ञानिक ने कह दिया और बुकों में छाप दिए गए, ऐसा नहीं होता। उनके पीछे बहुत सालों की हार्डवर्क होती है, तब जा करके हम उस पूरे नियम को उनका नाम देते हैं। आज किस्म कौन है कौन नहीं जान, कोई भी नहीं जानता, लेकिन जब हम ये लॉ पढ़ेंगे तो वहां आपको उनका नाम पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। इसे आप किसी और का नाम दे दोगे तो वो गलत होगा, ठीक है ना। तो ये इनकी हार्डवर्क होती है। खैर, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बोला कि अब आप अलग अलग ताप के साथ दाब में परिवर्तन करके देखो होता है नहीं। तो कीसन ने ये काम किया और वाकई में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन कैसा हुआ कि इन्होंने कई अलग अलग ताप पर दाब का मान अलग अलग करके देखा इन्होंने, ठीक है ना। तो इन्होंने लगभग 1.1 केल्विन ताप लिया। इन्होंने कहा कि देखो ताप हम स्टार्ट करते हैं 1.1 केल्विन से, ठीक है। और दाब का मान इसके अकॉर्डिंग इन्होंने भाई 1 से शुरू किया होगा, 1 2 3 4 5 6 तक कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा। लेकिन इन्होंने लगभग 23 वायुमंडलीय दाब पर जब ये आए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ जाते हो ना, ये दाब का मात्रक होता है 23 वायुमंडलीय दाब या फिर 23 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये जब लगभग 1.1 केल्विन ताप पर 23 केल्विन दाब लेकर के आए, तो या फिर इन्होंने दूसरा क्या चेंज किया, दूसरा इन्होंने देखा लगभग 140 वायुमंडलीय दाब पर। 1.1 के बाद देखो इन्हें रिजल्ट कहाँ मिल रहा है, 140 वायुमंडलीय दाब पर। कहाँ पे 23 के बाद सीधे इन्हें रिजल्ट मिला जब ये 140 वायुमंडलीय दाब पर, और ताप तब तक में सिर्फ कितना कम किया, 4.2 केल्विन, जो 4.2 केल्विन आया था। मतलब इन्होंने हर एक 23 पे इन्होंने सारे मान लिए होंगे, तो इन्हें पता चला भाई 1.1 पे कुछ चेंज है, उसके बाद तो नहीं आया। फिर ये करते करते आगे लिए होंगे, तब 140 पे इनको मिला। 140 पे भी कहाँ पे 2.2 लिया होगा, 3.3 लिया होगा, 4.4 लिया होगा, लगभग सारे 2 से 3 के बीच में जितने आ रहे, 1 से 2 के बीच में जितने ताप आ रहे सब लिया होगा। तो इनको लगभग 4.2 केल्विन के समथिंग मिला, ठीक है। और 140 के बाद इनको लगभग 5600 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ताप कितना रखा इन्होंने, 42 केल्विन। तो इन्होंने ताप और दाब का ये रेशियो दिया कि अगर आप इस रेशियो में लेते हो ना, तो इस 5600 वायुमंडलीय दाब पर जब टेम्परेचर कितना 42 केल्विन हो, तब भी ये लिक्विड हीलियम ठोस में परिवर्तित होगा। ठोस में परिवर्तित हुआ हीलियम, ये स्पेशल प्रॉपर्टी है इसकी कि वो ठोस में परिवर्तित हुआ। परिवर्तित किसने किया, कीसन ने किया, लेकिन किन कंडीशन पे, सामान्य दाब पर नहीं हुआ। इन्होंने कहा या तो आप ताप का मान 1.1 केल्विन लो तो दाब आप लगभग 23 एटमॉस्फेरिक रखो, या फिर ताप का मान आप 4.2 केल्विन लो तो दाब का मान आप 140 तक करीब रखो, या फिर अगर आप दाब का मान बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो, 5600 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा दाब होता है, ठीक है ना। तो अगर आप उतना दाब बढ़ा देते हो तब तो आपका 42 केल्विन टेम्परेचर पर भी ये जमेगा और जम करके ठोस में परिवर्तित होगा, होना ही पड़ेगा इसे। नहीं तो आप 42 केल्विन टेम्परेचर, आप जानते हो कितनी ज्यादा गर्मी हो गई 42 केल्विन का मतलब कितनी खतरनाक गर्मी होती है। आप सोच सकते हो कि 42 केल्विन टेम्परेचर पर भी कोई चीज जम सकती है। जमने के लिए हम कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं, तब तो वो प्रावस्था चेंज करती है और माइनस में जाकर के चीजें जमना शुरू होती है। लेकिन माइनस छोड़ो, ये प्लस में आकर के भी 42 केल्विन पर भी इन्होंने इसको जमा के दिखाया। लेकिन कंडीशन क्या थी कि आप दाब चेंज करो, सामान्य दाब पर नहीं होगा। दाब आप लगभग 5600 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत ज्यादा दाब होता है। इतना दाब क्रिएट करना भी इजीली पॉसिबल नहीं होता, उसके लिए भी उन्होंने कुछ स्पेशल अपने पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप बिठाया होगा, तब जा करके इतना दाब उन्हें मिला होगा। लेकिन ऐसा हुआ, ठीक है। और प्रॉपर्टीज जो थी वो लगभग द्रव हीलियम था, वो भी देखने में सामान्य द्रवों की तरह था, मतलब रंगहीन था, पारदर्शी, जैसा हमारा पानी होता है ना वैसे ही। और जो ठोस बना वो भी लगभग उस टाइप का ही बना। तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज में ऐसा कोई खास चेंज हुआ नहीं। क्लियर है। तो ये थी हीलियम की जो एक स्पेशल क्वालिटी जो इसे बाकी गैसों से अलग बनाती है।
और उसके बाद अभी हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हीलियम के लिए जो एक ग्राफ खींचा गया, ठीक है, तो जहाँ पे हमें दो अलग अलग प्रावस्था मिली, उन दोनों को मिलाने वाली रेखा को हमने कहा लैम्डा रेखा। और वो जो दो पॉइंट थे जिन दोनों को ये रेखा मिला रही थी, उन्हें पॉइंट को कहा गया लैम्डा बिंदु। अब लैम्डा क्यों कहा गया? क्योंकि इस पॉइंट पर जो पीक आ रही थी वो लैम्डा की शेप की आ रही थी। ठीक है, ये सारी चीजें अभी मैं आगे बताऊंगी, चिंता मत करो आप लोग कि लिखवाया नहीं, अभी लिखवाऊंगी, सब बताऊंगी। तो यहाँ पर ये जो बीच में जो एक प्रावस्था रेखा थी, संक्रमण रेखा जो थी, इस लाइन के इस तरफ हमें हीलियम का बिहेवियर अलग मिला, इस तरफ हीलियम का बिहेवियर अलग मिला। इधर हमने लिखा हीलियम फर्स्ट, इधर हमने लिखा हीलियम सेकेंड। कि इस हीलियम के अंदर भी जब हमने इसमें ये ग्राफ प्लॉट किया, अलग अलग प्रावस्था के लिए हमने अलग अलग ताप और दाब में हमने जब ग्राफ प्लॉट किया, ये ग्राफ भी आपका किस में है? दाब और ताप में ही है, पी और टी में, जो हमने ट्रिपल पॉइंट। लेकिन पहली बात तो ये कि इसके लिए कहीं कोई ट्रिपल पॉइंट नहीं मिला। पानी के लिए एक ट्रिपल पॉइंट हमें मिला था, तो हमने कहा था कि इसका मतलब पानी की तीनों प्रावस्थाएं किसी एक बिंदु पर एक समय तो जरूर मिलती है। ये वो बिंदु था ना जिसे हमने त्रिक बिंदु कहा था। यहाँ पे हमारी द्रव था, दो चाहे ठोस था और गैस था, तीनों आके मिल रहे थे। लेकिन लिक्विड हीलियम के लिए हमें ये केस नहीं मिला, त्रिक बिंदु तो मिल ही नहीं रहा, इसकी प्रावस्थाएं कहीं मिलेंगी ही नहीं। ठीक है, दूसरी चीज क्या कि इस लैम्डा रेखा के, लैम्डा रेखा आपका क्वेश्चन आया हुआ है, मैं बता दूंगी, आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लैम्डा बिंदु और लैम्डा रेखा किसे कहते हैं, एक्सप्लेन करो, या लिक्विड हीलियम फर्स्ट और सेकेंड में क्या डिफरेंस है, एक्सप्लेन करो। तो ये अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इसलिए ध्यान करके समझना है इसको, ऐसे नहीं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है इसीलिए इतना समझा रही हूँ मैं, अदरवाइज इतना नहीं समझाती। समझो चीज़ों को, और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। पहली बात तो इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ आप हमेशा के लिए किसी चीज़ की प्रॉपर्टी को समझो, जो भी इतनी स्पेशल प्रॉपर्टीज हो, तो वाकई में इंटरेस्टिंग होता है वो पॉइंट, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे जो लैम्डा रेखा, किसको, दो बिंदु थे, जब ग्राफ बना तो ग्राफ आप सीधे ऐसे बना दो ना, कहाँ दिक्कत आ रही है। लेकिन इस ग्राफ में कुछ वेरिएशन मिला एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और इसके सापेक्ष इस पर्टिकुलर दाब पर, कि यहाँ पे जाके ये ग्राफ कुछ इस तरीके का हो गया, यहाँ पे हल्का से एक पॉइंट मिला और फिर ये किसी नीचे की तरफ बिल्कुल जीरो की तरफ अग्रसर हो गया। यहाँ पे मान ज्यादा था, यहाँ से आया, फिर इस जगह के हल्का सा एक पीक लिया और उसके बाद ये बिल्कुल जीरो की तरह, ये इधर जीरो की तरफ अग्रसर हो गया। ये यहाँ पे पी का मान भी जीरो है और टी का मान भी जीरो है, जीरो जीरो बिंदु की तरफ अग्रसर हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा ही ऊपर भी आएंगे हमारे पास एक ट्रांजिशन ऐसा भी आया। तो इन दोनों बिंदुओं को क्या कहा गया, जहाँ पे हमारे पास ग्राफ की कुछ वक्रता में परिवर्तन हुआ, उनको तो हमने क्या कहा, लैम्डा बिंदु, लैम्डा बिंदु, ठीक है। और उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा से हमने उन दोनों बिंदुओं को मिलाया, और रेखा क्या कहलाई, लैम्डा रेखा, ठीक है। अब ये रेखा क्यों, तो रेखा के इस तरफ, यहाँ पे हीलियम क्या होता है, यहाँ द्रव रूप में, सॉरी वाष्प रूप में था, गैस रूप में था, यहाँ पे द्रव में चेंज हुआ और उसके बाद ऊपर ये ठोस में परिवर्तित हुआ। तो ये इसलिए द्रव से सॉरी गैस से द्रव और द्रव से ठोस, तो इसलिए यहाँ पे ये दो अलग अलग ट्रांजिशंस आते हैं, दो अलग अलग प्रावस्थाएं हमें मिलती हैं, संक्रमण हमें मिलते हैं, ठीक है। तो वो संक्रमण लेकिन कैसा हुआ कि गैस वाला द्रव में तो बदल दिया, द्रव वाला गैस में नहीं बदल रहा था बहुत जल्दी से। जो चीज़ हमने यहाँ पहले प्रॉब्लम पढ़ी कि लिक्विड हीलियम जो होता है वो अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहता, वो अपने रूप में परिवर्तन नहीं करना चाहता, ठीक है ना। तो वो ये स्पेशल केसेस में जाकर के तब उसमें परिवर्तन होता है, ठीक है। दूसरी बात, इस लैम्डा रेखा के दोनों तरफ जो द्रव हीलियम ही है, इस पूरे एरिया में, इस पूरे एरिया में भरा हुआ क्या है, लिक्विड हीलियम ही है, हीलियम द्रव रूप में। लेकिन दोनों तरफ जो हीलियम है उसका मान कैसा, उसके गुण कैसे अलग अलग प्रकार के थे। तो इधर वाले को नाम दे दिया हीलियम फर्स्ट, इधर को नाम दे दिया हीलियम सेकेंड। ये जो हीलियम फर्स्ट था, इसकी प्रॉपर्टी तो कैसी थी, सभी बाकी द्रवों की तरह थी, बाकी जो भी लिक्विड होते हैं उनकी नॉर्मली जो जो प्रॉपर्टी होती है, तो इसकी प्रॉपर्टी वैसे नॉर्मल थी। लेकिन ये जो लिक्विड हीलियम सेकेंड था, इसकी प्रॉपर्टी बाकी से बहुत डिफरेंट थी। ये नॉर्मल द्रवों की तरह व्यवहार नहीं था इसका, बहुत ही अलग प्रकार का व्यवहार था, इसमें बहुत अच्छे अच्छे से गुण थे इसके, इसलिए इसको अलग नाम दे दिया गया कि ये उस हीलियम से तो अलग है, इसलिए इनको दो रूप नाम दे दिए गए, फर्स्ट और सेकेंड। इसमें भी आपका मेनली जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा हीलियम सेकेंड के लिए, क्योंकि ये हीलियम सेकेंड बहुत सारी अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टीज बताता है, जो आप लोगों ने शायद कभी नाम भी नहीं सुना होगा। कभी सुपर फ्लूइड का नाम सुना है आप लोगों ने, सुपर फ्लूइड, सुपर फ्लूइड, या हिंदी में इसको कहते हैं अति तरलता, अति तरल, या सुपर फ्लूइडिटी,
तो अति तरलता, कभी नाम सुना है आप लोगों ने? लेकिन नाम कितना अच्छा सा है। ये तो लग रहा होगा आप लोगों को सुनकर के कि हाँ कुछ बढ़िया सी चीज तो है। बढ़िया सी चीज क्या है? वो इसकी एक अच्छी सी प्रॉपर्टी है कि इसको सुपर फ्लूइड का क्यों कहा गया या अति तरलता क्यों कहा गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, और भी इसके कई टाइप के अलग अलग चीजों के साथ हीलियम के हम ग्राफ देखेंगे कि इसका घनत्व के साथ क्या परिवर्तन आया, विशिष्ट ऊष्मा के साथ क्या परिवर्तन आया, शांता के साथ। यहाँ पे एक अलग टर्म आपकी आएगी, शांता। शांता वैसे आपके आया होगा 11th-12th से, आप लोग जानते होंगे। नहीं भी सुना हो तो मैं बता दूं, शांता, ठीक है ना। अभी आएगा तब हम और डिस्कस करेंगे कि क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है इस टॉपिक में, द्रव, हीलियम फर्स्ट और सेकंड। तो ध्यान देकर के पढ़ना। अभी तक थोड़ी बहुत चीजें तो दिमाग में बैठ गई होंगी। मेन मेन चीजें यही है। अब हम इसे लिखेंगे और इनके अकॉर्डिंग ये सारे ग्राफ वगैरह भी हम बना के देखेंगे, ठीक है ना, क्या है। तो द्रव हीलियम फर्स्ट व सेकंड। फिर हेडिंग डालो आप लोग कॉपी में। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा लिखवाऊं मैं। पहले आप लोग लिखो, है ना, उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे और फिर वो ग्राफ समझेंगे। देखो, अन्य गैसों अन्य गैसों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैसे लिखते हैं शॉर्ट में? N2H2O2। आता होगा, नहीं लिखता केमिस्ट्री में? द्विपरमाणु कैसे होती हैं सारी, ठीक है ना। इससे पूरा पूरा नाम नहीं है, ऐसे कहीं आप ऐसे हाइड्रोजन पूरा, नाइट्रोजन ऐसे पूरा का पूरा लिखे जा रहे हो, ऐसे मत लिखा करो, शॉर्ट में सिंबल्स लिखा करो, ठीक है ना। तो जैसे अन्य गैसों जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के शीतलन की तुलना में हीलियम गैस का शीतलन विशिष्ट गुण उत्पन्न करता है। विशिष्ट गुण उत्पन्न करता है। क्या गुण उत्पन्न करता है देखेंगे। तो फुल स्टॉप लिखो। जब हीलियम गैस को क्रांतिक ताप कितना होता है? 5.2 केल्विन। जब हीलियम गैस को क्रांतिक ताप 5.2 केल्विन से कम ताप तक शीतलन किया जाता है, 5.2 केल्विन से कम ताप तक शीतलन किया जाता है, तो लगभग 4.2 केल्विन पर, लगभग 4.2 केल्विन पर 4.2 केल्विन पर यह द्रव अवस्था में तो परिवर्तित हो जाती है। यह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तथा यह परिवर्तन सामान्य ताप पर होता है। यह परिवर्तन सामान्य ताप पर होता है। परंतु द्रव हीलियम
विशिष्ट पदार्थ है, केवल एक ऐसा विशिष्ट पदार्थ है जिसे सामान्य ताप पर 0 केल्विन ताप तक भी शीतलन करके ठोस अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि अन्य गैसें इस ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। फुल स्टॉप। अतः हम कह सकते हैं कि द्रव हीलियम का सामान्य दाब पर कोई जमाव बिंदु ब्रैकेट में लिख लेना हिमांक। अतः हम कह सकते हैं कि द्रव हीलियम का सामान्य दाब पर कोई जमाव बिंदु या ब्रैकेट में लिखना हिमांक नहीं होता है। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक मतलब जानते हो ना, फ्रीजिंग पॉइंट। वह बिंदु, जैसे क्वथनांक होता है, द्रवणांक होता है और एक हिमांक होता है, वह बिंदु जिस पर द्रव अवस्था ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है या होना शुरू हो जाती है, क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। तो हमने क्या कहा, एक पॉइंट ध्यान रखना, चाहे आप उसको अंडरलाइन कर लेना, जहां आपने लिखा है सामान्य दाब, उसे चाहे आप अंडरलाइन कर लेना ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है ना, कि 0 केल्विन ताप तक वो ठोस अवस्था में परिवर्तित नहीं होती। लेकिन कब? जब तक हमने उस पर दाब कैसा, सामान्य दाब लगा रखा है, ध्यान रखना है। इसीलिए हमने क्या कहा कि सामान्य दाब पर तो द्रव हीलियम की हम कह सकते हैं कि कोई जमाव बिंदु या कोई हिमांक नहीं होता, ठीक है। कब नहीं होता? जब वो सामान्य दाब हमने लगा रखा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं, आप सीधे ऐसा मत लिखना क्या था, हम कह सकते हैं कि द्रव हीलियम का कोई जमाव बिंदु नहीं होता, ऐसा नहीं। जमाव बिंदु होता है उसका, लेकिन कब? वो दाब में भी हम कुछ परिवर्तन करते हैं तब मिलता है, ठीक है ना। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सामान्य दाब पर इसका कोई हिमांक बिंदु नहीं होता। क्लियर है? ठीक है। तो चाहे आप सामान्य दाब को अंडरलाइन कर लेना ताकि आपको ध्यान रहे कि सामान्य दाब जब नॉर्मल प्रेशर उस पर लगा रखा है, तब आप चाहे उसको 0 केल्विन तक भी टेम्परेचर कम कर दो, लेकिन वो आपका लिक्विड से ठोस में परिवर्तित नहीं होगा। क्लियर है इतना? फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके लिखो। कीसम नामक वैज्ञानिक ने कीसम अगर आप लोगों को एग्जाम टाइम पे साइंटिस्ट के नाम ध्यान नहीं रहते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोट्स में ठीक है, लिखवाने के लिए लिखवा रही हूँ मैं, याद करते हो आप लोग, बहुत अच्छी बात है। अगर याद नहीं भी रहता तो भी कोई चिंता नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे लिख दिया करो कि बाद में यह पाया गया या बाद में हमें यह पता चला, क्योंकि हम यह जानते हैं। कुछ भी ऐसा जरूरी नहीं है वैज्ञानिक, लेकिन ऐसा मतलब नहीं है याद नहीं है तो कुछ भी अलग मत लिख करके आते ना। आप कहीं इसकी जगह लिख दो क्या हाइजेनबर्ग ने इसकी जगह पे किया है, या आप लिख दो कि हाँ क्वांटम ने ऐसा बताया, मैक्सवेल ने ऐसा, तो वो चीजें फिर थोड़ी गलत लगती है। उसकी बजाय बेटर है कि नहीं आता तो आप नाम मत लिखो, ठीक है ना। हाँ, कीसम नामक वैज्ञानिक ने यह ज्ञात किया, यह बताया कि एक निश्चित दाब से
अधिक दाब लगाने पर, एक निश्चित दाब से अधिक दाब लगाने पर द्रव हीलियम को ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव हीलियम को ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। उन्होंने कुछ विभिन्न प्रकार के ताप व दाब के संयोजन दिए यथा, कुछ उन्होंने अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन बताए ना, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे भी थे। लिखना, यथा 1.1 केल्विन ताप हो तो 23 वायुमंडलीय दाब। ठीक है, 4.2 केल्विन ताप हो तो लगभग 140 वायुमंडलीय दाब, और 42 केल्विन ताप पर आप लगभग कितना लगा दो, 5600 वायुमंडलीय दाब। लिख लो ये तीनों संयोजन। कुछ विभिन्न प्रकार के संयोजन दिए यथा, तीनों लिख लेना, 1.1 केल्विन ताप पर 23 वायुमंडलीय दाब, 4.2 पर 140 और 42 केल्विन अगर टेम्परेचर हो और उस पर 5600 केल्विन वायुमंडलीय दाब हो, तो उपयुक्त अवस्थाओं में द्रव हीलियम ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। फुल स्टॉप। क्लियर है? तो ये तीनों कंडीशंस ऐसी हैं कि जहाँ पे इतने दाब पर 42 केल्विन टेम्परेचर पर भी आपका ठोस में परिवर्तित होगा, मतलब वो जमेगा। या थोड़ा कम कर लो 140, तो 4.2 केल्विन टेम्परेचर भी कम नहीं होता है भाई, जमने के लिए तो बहुत ज़्यादा है। जहाँ माइनस में जमता है तो वहाँ आपका 4.2 पे जमने तो भी बहुत है, ठीक है ना। लेकिन दाब अगर 140 हो तो इतने पे भी जम जाएगा, या फिर और भी कम दाब 23 लगा दो तो 1.1 भी, जीरो से तो ऊपर पे ही जम रहे। और ये तो सबसे ज़्यादा शॉकिंग है कि 5600 वायुमंडलीय दाब लगा तो आपका 42 केल्विन पर जम रहा है। 42 केल्विन यहाँ इतनी खतरनाक गर्मी वाली कंडीशन होती है, और वहाँ पे आपकी कोई चीज़ जम जाए, किस वजह से? प्रेशर की वजह से, ठीक है ना। तो इस पर यह प्राप्त हुआ, ठीक है। फुल स्टॉप। द्रव हीलियम व ठोस हीलियम दोनों के गुण एक समान थे, जैसे रंगहीन, पारदर्शी तथा सुवाष्पीय, जो मतलब इजीली वाष्प में बदल जाए, सुवाष्पीय थे। क्लियर? इतना समझ में आ गया? तो ये तो था आपका हीलियम से रिलेटेड कि किस प्रकार से तो हमें पहले ये चीज मिली, ठीक है ना। इन दोनों में क्या तो मेन डिफरेंस हुआ हीलियम का, क्यों हम बाकी से अलग पढ़ते हैं, क्यों हम लिक्विड हीलियम को एक टॉपिक बना के चल रहे हैं। हमने हाइड्रोजन के बारे में तो नहीं पढ़ा, नाइट्रोजन के बारे में तो नहीं पढ़ा, क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में? क्योंकि इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? क्लियर हो गई कि आप इसको नॉर्मल प्रेशर अगर आपने लगा रखा है तो आप 0 केल्विन तक भी चले जाओ तो भी आपका ठोस में परिवर्तित नहीं होगा। कौन नहीं होगा? द्रव हीलियम परिवर्तित नहीं होगा। ये स्पेशलिटी किसकी है? द्रव हीलियम की है।
गैस हीलियम की नहीं है, क्योंकि गैस तो द्रव में बदल गया, क्रांतिक ताप से थोड़ा कम आया, 5.2 से 4.2 पर आकर के वो बदल गया, तो उसकी तो स्पेशल क्वालिटी नहीं है। किसकी है? द्रव हीलियम की। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ग्राफ कैसा आया। भाई इसके आगे और स्टडी करने का मन हुआ साइंटिस्ट का, ठीक है ना, कि भाई इसके अंदर और क्या स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। तो उन्होंने कहा कि देखो सबसे पहले तो अपन इसका ये प्रेशर और टेम्परेचर पर ग्राफ लेकर के देखते हैं कि अपने को वहां से क्या समझ में आता है। तो आप लोग ग्राफ देखो, पहले अच्छे से देखना, फिर कॉपी में बनाना, बड़ा सा बनाना, ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके सारी चीजें, ठीक है ना। ऐसे नहीं इतनी सी दूर में बना के उसी में गचर पचर कर दो, पूरा आराम से बनाना। यहाँ हम क्या बताएंगे? दाब P, यहाँ हम बताएंगे ताप T, ठीक है। अब देखो एक हमें कुछ मिला यहाँ से, कुछ हमें इस प्रकार की दो लाइन मिली, ठीक है। इन दोनों लाइनों को आप लोग अभी बनाना मत, तो फिर बीच में गलत हो जाएगा, क्लियर है। इन दोनों को हमने इस लाइन से मिला दिया। अब ये हमें किस पे मिल रही है? यहाँ पे लगभग जो आपका दाब है, इस पॉइंट पर दाब कितना है? लगभग 0.05। ये आपका मूल बिंदु O है 0.05 पर, ठीक है। और उससे ऊपर जो हमारे पास ये जो लाइन हमें लगभग मिली, इसको ऐसे मान लो, ठीक है। लगभग 2.26 और भी ज्यादा पास पास ही थे ही दोनों, इतना भी गैप नहीं बताते हैं, लेकिन फिर भी हमने तो लगभग, क्योंकि हम थोड़ा दूर दूर करके चल रहे हैं ताकि चीजें क्लियरली आपको समझ में आए, ठीक है। 2.26 और इस पे ये बिंदु है। चलो ये हम बाद में देखेंगे कि ये बिंदु हमारे क्या है। पहली बात तो इतना समझ में आ गया, यहाँ दाब में परिवर्तन हुआ ये। उसके बाद यहाँ पे जो हमें 2 पॉइंट मिला, ये था लगभग 25 एटमॉस्फेरिक दाब, 25.0, ठीक है। मतलब कि लगभग फिक्स 25 मान है ये, यहाँ हमें ये मान मिला। और ये जो पॉइंट हमें आया, ये लगभग कितने पर आया है? 30 पर, 30.0, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे? अब देखो हमने क्या बताया था अभी, इसका क्रांतिक ताप हमने हीलियम का क्या बताया था? 5.2 केल्विन की क्रांतिक ताप से कम ताप हमने लिया था ना, कि 4.2 पर द्रव में तो परिवर्तित हो गया था और उसके बाद में ठोस में नहीं हो पाया था, तो वो क्रांतिक ताप था इसका 5.2 केल्विन। ये 5.2 केल्विन, ठीक है। तो ये क्रांतिक ताप मतलब इसके सापेक्ष ये हमारा क्रांतिक दाब है। इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु या फिर क्रिटिकल पॉइंट। सी, इसको हमने नाम दे दिया है सी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ जो हमारा ये पॉइंट आता है, ये बड़ा स्पेशल है। ये लगभग कितने टेम्परेचर पे आता है? 2.19 केल्विन पर। अब ये 2.19 केल्विन जो है हीलियम के लिए, पता नहीं है इसका क्या टेम्परेचर है, कि यहाँ आते आते ही ये बहुत ही स्पेशल स्पेशल प्रकार के गुण प्रदर्शित करता है। 5.2 केल्विन क्रांतिक ताप था, ठीक है। उससे हम कम लेकर के आए तो लगभग 4.2 के आसपास आकर के ये द्रव में तो परिवर्तित हो गया, वहां हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर हमने क्या देखा कि अगर नॉर्मल दाब पर हम उसके 0 तक भी ला रहे थे, लेकिन वो हमारा ठोस में परिवर्तित नहीं हो रहा था, द्रव से ठोस में परिवर्तित नहीं हो रहा था, ठीक है। वो चीज तो अलग आई गई, फिर हमने उसके हिसाब से उसके दाम में भी चेंज किए और लास्ट में वो ठोस में परिवर्तित भी हुआ, क्लियर है वहां तक? क्या अब क्या देखा कि जब ये ग्राफ बना है तो इन्होंने ये देखा कि ठीक है 5.2 से यहाँ तक हम लाए, हमें द्रव भी मिल रहा है और दाब में चेंज किया तो लास्ट में हमें ठोस रूप में भी मिल गया। लेकिन ये जो 2.19 केल्विन है, इससे कम टेम्परेचर आते ही, कम टेम्परेचर उसके सापेक्ष दाब का मान जो भी रहता है, वहां आते ही
इस लिक्विड हीलियम में बहुत ही अलग अलग प्रकार के विशिष्ट गुण प्रदर्शित हुए जो हम आगे पढ़ेंगे भी इसके इस टेम्परेचर पर। और सब में जो विशिष्ट गुण हुए वो इस टेम्परेचर पर ही हुए कि यहाँ आते इसके घनत्व में भी बहुत परिवर्तन हो गया, इसकी विशिष्ट ऊष्मा में परिवर्तन हो गया, इसकी शांता में परिवर्तन हो गया, ठीक है ना, कई सारी अन्य चीजों में परिवर्तन हुआ। तो इसलिए ये पॉइंट बड़ा स्पेशल है, इसी को हमने क्या बोला, लैम्डा पॉइंट। क्यों, यहाँ आते ही हमारी वक्रता चेंज हुई। जो अभी मैंने पहले बताया था कि वक्र क्या नॉर्मली ऐसे हो सकता था, लेकिन एक बिंदु होता है जहाँ के वक्र लगभग हल्का सा पीक लेता है, वापस जीरो की तरफ अग्रसर हो जाता है। इस बिंदु को हमने कहा था लैम्डा पॉइंट। तो ये है हमारा वो लैम्डा पॉइंट, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो तो ये पॉइंट कितने पर मिलता है, 2.19 पे। ये आप ध्यान रखना, 2.19 केल्विन टेम्परेचर। आप ये ग्राफ बनाओ, आपको ये सब और कोई मान ध्यान नहीं रहे कोई बात नहीं, आप एक तो इसका क्रांतिक ताप कितना है 5.2 और ये लैम्डा पॉइंट कितने पर आता है ये ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा तो आपको लिखना भी पड़ेगा कि लैम्डा पॉइंट आपको कितने पर मिला है, 2.19 पे। क्यों, क्योंकि सबके लिए आपको यही ग्राफ बनाना पड़ेगा और ये तो आपको ये जो टेम्परेचर का मान है ये आपको लिखना ही पड़ेगा, चाहे आप घनत्व के साथ बना रहे हो तो, चाहे विशिष्ट ऊष्मा के साथ बनाओ तो, किसी के लिए भी, क्योंकि जो चेंज आएगा वो इस टेम्परेचर पर ही आएगा। तो इस टेम्परेचर पर इन अलग विभिन्न प्रकार के विशिष्ट गुणों के कारण ही वक्रता में परिवर्तन आ गया, ठीक है ना। और इसलिए इसको हमने स्पेशल नाम क्या दिया, लैम्डा बिंदु। लैम्डा बिंदु, तो ये हमारा हो गया लैम्डा बिंदु। क्लियर है। ऐसे ही हमें इस वक्र पर भी एक लैम्डा बिंदु मिला, इसको हम वक्र को नाम दे देते हैं, मान लो ए बी सी। क्लियर है, इसको हमने नाम दे दिया डी ई एफ, ठीक है। तो ये ए बी सी डी ई एफ हमने नाम दे दिया। यहाँ पर भी हमें एक इसी प्रकार का बिंदु मिला जिस पर वक्रता बदली। तो इन दोनों लैम्डा बिंदुओं को, लैम्डा बिंदु वैसे कहते हैं हम इसको है, ये भी एक इस प्रकार का बिंदु है इसलिए, ठीक है ना। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, लैम्डा रेखा। लैम्डा रेखा, क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखो आपका क्या होता है, हीलियम जो है यहाँ पर इस ए बी सी से नीचे नीचे तक किस रूप में रहता है, गैस रूप में। यहाँ तो आप लिख लो हीलियम गैस, ठीक है। इससे ऊपर डी एफ से ऊपर आपका रहता है ठोस में बदल जाता है, तो हीलियम ठोस। यहाँ बीच में ए बी सी और डी एफ इनके बीच का जो एरिया इसमें रहता है द्रव रूप में, तो वो भी द्रव रूप के दो रूप बताए हमने, फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ तो आपका द्रव हीलियम फर्स्ट, ठीक है, ध्यान रखें द्रव हीलियम फर्स्ट, और यहाँ आपका द्रव हीलियम सेकंड। द्रव हीलियम फर्स्ट और द्रव हीलियम सेकंड, लैम्डा लाइन के एक उस तरफ और एक इस तरफ। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब पहले आप लोग ये ग्राफ बना लो, उसके बाद में हम इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं कि यहाँ पे ये सब क्या क्या हो रहा है। क्लियर है, पहले इसको बनाओ। ठीक है, तो यहाँ आप ग्राफ से देख सकते हो कि हमारे पास हमने ये लिक्विड हीलियम के लिए ताप में और ताप में एक ग्राफ बना करके देखा, वक्र प्राप्त हुआ हमें। इस वक्र में हमने क्या देखा कि हमें दो विभिन्न प्रावस्थाएं प्राप्त हो रही हैं, ठीक है। एक हमें संक्रमण प्राप्त हो रहा है एबीसी ट्रांजिशन लाइन, एक हमें डीईएफ। जो ट्रांजिशन लाइन क्यों कहा, क्योंकि इनके दोनों तरफ पदार्थ की प्रावस्थाएं बदल दी हैं। एबीसी के इधर हीलियम गैस रूप में है, एबीसी के ऊपर हीलियम किसमें, द्रव रूप में आ गया, और डीईएफ से पहले हीलियम द्रव रूप में है, डीईएफ के बाद हीलियम ठोस रूप में आ गया, तो इनको हम संक्रमण वक्र कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजिशन होता है। दूसरी चीज हमने क्या देखी
कि यहाँ जो हीलियम का क्रांतिक ताप था बिंदु सी, जहाँ पर दाब कितना था हमारा 2.26 था, ठीक है। इस मान पर हीलियम जो था वो गैस से हमारा, इससे जैसे हम कम आए, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर आते आते हमारा गैस हीलियम द्रव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद लगभग 2.19 केल्विन पर आते ही इसकी वक्रता में कुछ परिवर्तन हुआ और उसके बाद में हीलियम का मान जो है हमारा टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का मान 0 की तरफ अग्रसर हो जाता है। ये ग्राफ आपका किधर आ रहा है, 0 की तरफ आता जाता है, ठीक है। तो ये हमारा 0 की तरफ अग्रसर हो गया ये चीज। उसके बाद में द्रव हीलियम था, यहाँ से लेकर के DEF के मान तक लगभग 2.2 से 25 के मान तक दाब में इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, द्रव रूप में रहा। हाँ, यहाँ पे जो हमारी ये लैम्डा लाइन थी, इसके दोनों तरफ हीलियम अलग अलग प्रकार के गुण प्रदर्शित करता है, हीलियम फर्स्ट और हीलियम सेकेंड। इनके गुणों में क्या परिवर्तन है वो भी हम देखेंगे बाद में। और DEF लगभग हमारा आता है 25 एटमॉस्फेरिक हम दाब का मान रखें तो लगभग ये या इससे ऊपर जाने पर ही आपका द्रव हीलियम किस में परिवर्तित होगा, ठोस में। ये क्लियर, आपको ग्राफ से इतनी चीजें समझ में आ गई। अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या है, लैम्डा पॉइंट क्या है, लैम्डा लाइन क्या है, या इन दोनों द्रव के फर्स्ट और सेकेंड में क्या परिवर्तन है, ये सब भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए इतना ही। इस पूरे को समझ लो, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना।